हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हाउ टू बैलेंस एनी इक्वेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। तो जैसे कि आज का लेक्चर जो है दैट्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक है ये इस यूनिट का मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे पास बहुत से रिएक्शंस हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप हर एक रिएक्शन को पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। पहली रिएक्शन जो है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है दीज आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट। कम से कम हमारे पास दो रिएक्टेंट होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इन ऑर्डर टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। और वहां पे दूसरी कंडीशन क्या है, वहां पे खाली एक प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आप देखोगे एक से ज्यादा प्रोडक्ट है देन दैट रिएक्शन इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, इसको दूसरा नाम जो है इसका नाम है दूसरा नाम क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। जब ये रिएक्ट होता है वाटर के साथ इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्लैक्ड लाइम। ठीक है, तो आपने देखा पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास कितने रिएक्टेंट है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, हमारे पास दो रिएक्टेंट है। इन ऑर्डर टू गिव सिंगल प्रोडक्ट, हमारे पास खाली एक ही प्रोडक्ट है। हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, इट्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ ये जो कोल होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, और जो बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, कार्बन पहला रिएक्टेंट, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्ट, हो गए दो रिएक्टेंट। कम से कम कितने होने चाहिए, दो रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है खाली एक ही प्रोडक्ट है, देन इट इज ए कॉम्बिनेशन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे पास और एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो हमारे पास है H2 प्लस O2, इट फॉर्म्स H2। हमारे पास कितने रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू गिव सिंगल प्रोडक्ट दैट इज वाटर, hence it is also what we can call as combination reaction। कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। देखो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है वहां पे बहुत सारी हीट क्या होती है, रिलीज। सारी कॉम्बिनेशन नहीं, मोस्ट ऑफ द जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी हमने एग्जांपल दी, चाहे हमने कैल्शियम ऑक्साइड की बात की, चाहे हमने बर्निंग ऑफ कोल की बात की, या चाहे हमने फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात की, दे आर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इट्स N2 प्लस O2, इट गिव्स NO। ठीक है, देखो यहां पे दो रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू गिव सिंगल प्रोडक्ट दैट इज 2NO। इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज ए कॉम्बिनेशन बट नॉट एक्सोथर्मिक, बट नॉट एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। चलो हमें एक स्टेटमेंट देते हैं, तो हम एक स्टेटमेंट देते हैं मोस्ट ऑफ द combination reactions are exothermic, ठीक है, but not all exothermic reactions are कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, जैसे कि हमने देखा, बट सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं होती है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम एक एग्जांपल इसकी भी एक दो यहां पे डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल जो है दैट इज burning of natural gas,
gas. देखो, it is CH4 plus oxygen gives carbon dioxide plus H2 plus heat. मीथेन ये गैस है, प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखो यहाँ पे पहली कंडीशन कॉम्बिनेशन की हमारे पास कितने रिएक्टेंट होने चाहिए? दो, पहला और दूसरा हो गए दो, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला अब यहाँ पे है, आपने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे कम से कम दो रिएक्टेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट कितने हैं? 1 and 2। अब ये तो कॉम्बिनेशन नहीं है, बट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए मैंने बोला बट नॉट ऑल एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। सो दिस वाज द मेन स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना ही नहीं, हमारे पास है रेस्पिरेशन। अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की बात, तो इट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। देखो रेस्पिरेशन वो एक प्रोसेस है जहां पे हम ग्लूकोज लेते हैं विद द हेल्प ऑफ, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हम ग्लूकोज भी लेते हैं, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन भी लेते हैं, और वो वहां पे क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं और वो प्लांट्स लेते हैं, प्लस वाटर। इतना ही नहीं, जब भी हम फूड खाते हैं तो फूड से हमें क्या हासिल होती है? एनर्जी, और वही एनर्जी जो है हम यूटिलाइज करते हैं बाय डूइंग वर्क, प्लस हीट। ये क्या है? हमारे पास कितने रिएक्टेंट है? दो रिएक्टेंट, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट कितने हैं? 1, 2। इट इज नॉट कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टेटमेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, जिसके हमने पहले देखा, बट नॉट ऑल एक्सोथर्मिक। ये क्या है ना? एक्सोथर्मिक, इट इज नॉट कॉम्बिनेशन, ठीक है, सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं है। सो दिस वाज द मेन स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Decomposition reaction, these are those reactions in which a single composition splits up or breaks down into two or more than two substances. अब एज ए टर्म डिकम्पोजिशन मतलब होता है डिकम्पोज होना। अब ये क्या डिकम्पोज होता है? तो दीज आर दोज रिएक्शंस, ये वो रिएक्शन है इन विच ए सिंगल कंपोजिशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक सिंगल कंपोजिशन है, स्प्लिट्स अप, स्प्लिट्स मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, ठीक है, और ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर देन टू सबस्टेंस। जब भी कोई आपके पास कोई सिंगल कंपोजिशन होगी, तो सिंगल कंपोजिशन जो है वो जब ब्रेक होगी, उसके जो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो कन्वर्ट होगा टू, कम से कम टू और मोर देन टू सबस्टेंस। कभी 3 भी हो सकते हैं, कभी 4 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है कम से कम उसके दो जो है हिस्से होने चाहिए, इसके दो पार्ट्स होने चाहिए, वहां पे दो सबस्टेंस बनने चाहिए, टू और मोर देन टू सबस्टेंस। फॉर splitting up a composition we need some type of energy which may be in the form of heat, light and electricity. देखो कोई भी चीज डिकम्पोज करने के लिए, कोई भी चीज तोड़ने के लिए, अगर आपको पत्थर तोड़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज ब्रेक डाउन करने के लिए, कोई भी चीज तोड़ने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। अब वो किस फॉर्म में होगी? वो हो सकती है हीट के फॉर्म में, वो हो सकती है लाइट के फॉर्म में, वो हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वहां पे एलिमेंट जो है वो कंबाइन होते हैं, लेकिन यहां पे हम देखेंगे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वहां पे क्या होता है? सबस्टेंस ब्रेक। अब इसको हम समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको पूरा समझ आएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज FeSO4, इसका नाम जो है दैट इज फेरस सल्फेट, इट इज फेरस सल्फेट प्लस जब हम इसको हीट देते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो डिकम्पोजिशन मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक सिंगल कंपोजिशन होती है, ठीक है, ये है FeSO4, ये है कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन है आयरन सल्फर ऑक्सीजन, ये हमारे पास एक कंपोजिशन है। तो प्लस हीट, मैंने आपको बोला कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। तो
फेरस सल्फेट प्लस हीट इट कन्वर्ट्स इनटू Fe2O3, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। देखो जब भी किसी की डिकम्पोजिशन होती है तो कम से कम कितने प्रोडक्ट होने चाहिए, कितने सबस्टेंस बनने चाहिए, 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 3, मिनिमम 2 है लेकिन मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक्चुअली ये जो फेरस सल्फेट है ये एक्चुअली होता है फॉर्म में FeSO4 7 टाइम्स H2O। जो फेरस सल्फेट होता है बोतल में ये होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में FeSO4 7 टाइम्स वाटर। जब हम हीट सप्लाई करते हैं इसको तो हीट से क्या होता है, ये जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ये क्या होते हैं डिहाइड्रेट, यानी कि ये लॉस होते हैं, तो बचता है फिर वहां पे FeSO4। जो हमारे पास फेरस सल्फेट होता है ये होता है फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ FeSO4 प्लस 7 टाइम्स वाटर। तो इसको हम क्या करते हैं, हम हीट सप्लाई करते हैं तो ये 7 टाइम्स वाटर जो है ये क्या होते हैं, लॉस होते हैं, और इसका कलर क्या होता है, चेंज, इसका कलर होता है चेंज। उसके बाद जब इसका कलर चेंज होता है फिर हम इसको फर्दर हीट करते हैं। अब खाली क्या बचा, अब हम लिखते हैं डायरेक्ट FeSO4, एक्चुअली इट इज इन द फॉर्म ऑफ FeSO4 7 टाइम्स वाटर। तो जब हमने इसको लॉस किया करवाया 7 टाइम्स H2, अब क्या बचा, खाली FeSO4 प्लस हमने क्या फर्दर की हीट, तो इट कन्वर्ट्स टू Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो हमने देखा फेरस सल्फेट को जब हमने सप्लाई क्या किया हीट, वो कन्वर्ट हुआ फेरस ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम हीट सप्लाई करते हैं इसको डिकम्पोज होने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप कहीं ना कहीं क्विक लाइम भी बोलते हो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट डिकम्पोजिशन? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल कंपोजिशन है, कोई दूसरी कंपोजिशन नहीं है, हमारे पास खाली एक सिंगल कंपोजिशन है। हमने हीट सप्लाई की, इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको पहले ही बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे एक सिंगल कंपोजिशन स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू टू, कम से कम कितने, 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस। लेकिन हमारे पास कितने सबस्टेंस है, हमारे पास क्या है, 2 सबस्टेंस। अब यहां पे एक मसला है, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये जो मैंने दिखाया, चाहे फेरस सल्फेट की बात की मैंने या कैल्शियम कार्बोनेट की बात की, मैंने सप्लाई क्या की, हीट। सो जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं डिकम्पोज करने के लिए, जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं डिकम्पोज करने के लिए एक सिंगल कंपोजिशन को, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं डिकम्पोजिशन होने के लिए तो उसको हम बोलते हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहां पे हम लिखेंगे when decomposition is carried out, when decomposition is carried out by heat, then it is known as thermal decomposition. Thermal decomposition. अब ये तो है डिकम्पोजिशन, लेकिन कौन सी वाली, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम क्या करते हैं, सप्लाई हीट। जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं डिकम्पोज करने के लिए किसी सबस्टेंस को, तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। लेकिन किसी भी सबस्टेंस को डिकम्पोज करने के लिए हमें खाली हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास ऐसे भी कोई सबस्टेंस है जहां पे हमें बिल्कुल भी हीट की कोई जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाटर, ये मेरे पास है वाटर, इट इज H2O, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब इसको डिकम्पोज करने के लिए मैं इसको हीट सप्लाई नहीं करता हूं। जब मैं इसको हीट सप्लाई करता हूं तो ये डिकम्पोज नहीं होता है, बल्कि मैं सप्लाई करता हूं इसको इलेक्ट्रिक करंट, then it converts into H2 plus O2। तो आपने देखा कि मेरे पास एक वाटर है, इट्स इन लिक्विड फॉर्म। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए, वाटर को डिकम्पोज करने के लिए मैंने कोई हीट सप्लाई नहीं की, मैंने की सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट। इट कन्वर्ट्स इनटू H2 प्लस O2। हम मेरे पास एक सिंगल कंपोजिशन है, मैंने इसको कन्वर्ट किया इनटू 2 और मोर देन 2 सबस्टेंसेस। लेकिन यहां पे डिकम्पोजिशन में कैरी आउट करता हूं बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी मैं डिकम्पोजिशन कैरी आउट करूंगा,
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे व्हेन डिकम्पोजिशन is carried out by electric current या electricity is known as electrolysis। जब भी हम किसी को डिकम्पोज करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो इट इज अ डिकम्पोजिशन, बट विच डिकम्पोजिशन? इट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, वो डिकम्पोजिशन जहां पे हम यूज करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमारे पास और एक केस है, हमारे पास और एक एग्जांपल है, इट इज AgCl। The help of sunlight, it converts into Ag plus Cl2, या हमारे पास है AgBr, sunlight, it converts into Ag plus Br2। देखो, अगर आप यहां पे जो AgCl है, ये AgBr है, इसको डिकम्पोज करने के लिए आप सप्लाई करोगे हीट तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसको सप्लाई करोगे आप इलेक्ट्रिक करंट तो कोई यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जब हम यूज करते हैं सनलाइट, जो हम यूज करते हैं क्या, सनलाइट, इट कन्वर्ट्स इनटू Ag plus Cl2 या इसी तरह Ag plus Br2। सो जब भी हम डिकम्पोजिशन दिखा रहे हैं या जब भी कोई सबस्टेंस डिकम्पोजिशन दिखाएगा बाय यूज ऑफ सनलाइट, तब हम इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, तब हम इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। देखो, ये रिएक्शन जो है बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है। आपके पास AgCl है, आपने इसको रखा क्या, बाहर सनलाइट में, तो ये जो AgCl है इसका कलर चेंज होता है ग्रेइश में, जो है ना Ag, ये कन्वर्ट होता है ग्रेइश में। अब ये दो रिएक्शन जो है दे आर यूज इन फोटोग्राफी, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। आपने देखा होगा जब भी हम फोटोग्राफ निकालते हैं, चाहे वो कलर्ड में होगा चाहे वो व्हाइट में होगा, तो खाली ये दो सबस्टेंस वहां पे होते हैं जो आपका फोटो जो है वो क्या करते हैं, तो ब्लैक में कन्वर्ट करते हैं या तो व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये इन दो कंपाउंड्स की देन है। तो एक्चुअली जब भी डिकम्पोजिशन होती है बाय यूजिंग सनलाइट, जब हम सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, देन इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट विच डिकम्पोजिशन? It is decomposition known as what we can call as photolytic decomposition। फोटो का मतलब होता है लाइट, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, सेपरेट होना। हम इस टॉपिक को रिकैप्चुलेट करते हैं। हमने पढ़ा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे हमारे पास एक सिंगल कंपोजिशन होती है, जो सिंगल कंपोजिशन होती है ये सेपरेट होती है या ब्रेक डाउन होती है इनटू टू और मोर देन टू सबस्टेंसेस। हमने एग्जांपल देखे, अगर डिकम्पोजिशन होगी कैरी आउट बाय यूजिंग हीट तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन होगी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन होगी बाय यूजिंग सनलाइट तब इसको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो दिस वाज all about the decomposition reaction. These are those types of reactions in which one element takes the place, or we can say takes the position of another element in its compound. ठीक है, तो ये वो रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शंस है। इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस और पोजीशन, वो लेता है दूसरे एलिमेंट की जगह, यानी कि एक एलिमेंट लेता है जगह दूसरे एलिमेंट की। अब वो क्यों लेता है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहां पे एक मसला है, यहां पे मसला ये है कि इन विच वन एलिमेंट, एक हमारे पास एलिमेंट है और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क है, ठीक है। देखो, हमारे पास एक कंपाउंड होता है, वो हम अभी समझेंगे एग्जांपल के जरिए। हमारे पास एक कंपाउंड होता है और हमारे पास एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट क्या लेता है जगह दूसरे एलिमेंट की, लेकिन ए क्या होता है
वो होता है कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, अभी मैं बस आपको समझा रहा हूं कि व्हाट डज मीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और these are those types of reactions in which one element that is highly reactive displace the other element that is less reactive from its compound। देखो इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ये वो रिएक्शंस है जहां पे एक एलिमेंट है वो डिस्प्लेस होता है। अब वो क्यों डिस्प्लेस होता है? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। देखो एक एटम जो हाईली रिएक्टिव होगा, जो सबसे ताकतवर होगा, जिसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा एबिलिटी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, वो रिप्लेस करेगा ऐसे एलिमेंट को जिसमें कम ताकत होगी। जो कम ताकतवर होगा तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक स्टेटमेंट है जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन हम इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट मींस और क्या फर्क है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दरमियान, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, it gives FeSO4 प्लस कॉपर। हमारे पास एग्जांपल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। हमारे पास एक एग्जांपल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। देखो हमारे पास जो मैंने पहले स्टेटमेंट बोला, जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, और हमारे पास एक कंपाउंड है। एक एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को, लेकिन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हर एक वर्ड को, हर एक चीज को यहाँ डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को, लेकिन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वो जो एलिमेंट जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है वो खुद क्या है? कंपाउंड फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब एक एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है, लेकिन जब आप पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें दोनों क्या होता है? कंपाउंड। वो हम आगे देखेंगे। इट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। देखो मेरे पास आयरन है, इसने डिस्प्लेस किया कॉपर को। अब मसला ये है कि इसने डिस्प्लेस क्यों किया? सर ये तो वैसे ठीक था, इसने क्यों डिस्प्लेस किया? ऐसे इसको क्या मजबूरी पड़ी कि इसने डिस्प्लेस किया? इसने इसलिए डिस्प्लेस किया क्योंकि ये आयरन जो है ताकतवर है, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। नहीं, हाईली रिएक्टिव मतलब होता है कि ये नहीं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आई मीन कि हाईली रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। कॉपर से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये इसको क्या कर रहा है? डिस्प्लेस। ये कॉपर बोलता है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये इसको बोलता है मैं डिस्प्लेस नहीं होने वाला, या मैं यहां से हटने वाला नहीं। लेकिन आयरन इसको बोलेगा बेटा तेरा खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं आपसे बहुत ताकतवर हूं, मैं हाईली रिएक्टिव हूं। तो ये क्या करेगा? ये इसको धक्का देगा। डिस्प्लेस मतलब होता है धक्का देना, ठीक है, धकेलना। तो ये इसको पुश करेगा और कॉपर को क्या? बाहर फेंकेगा। इट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। मान लो कि मैं एक एलिमेंट हूं, ठीक है, और मैं जो है लेस रिएक्टिव हूं, यानी कि मैं कमजोर हूं, हालांकि मैं कमजोर नहीं हूं। लेट्स एज्यूम कि मैं एक एलिमेंट हूं, मैं लेस रिएक्टिव हूं। कोई यहां से और एक एलिमेंट आएगा, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर होगा, उसमें बहुत ताकत होगी, वो हाईली रिएक्टिव होगा। तो जब वो आएगा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जगह नहीं हटूं। वो बोलेगा बेटा हटो तमीज से, क्योंकि अब मैं आ गया, बॉस आ गया, ठीक है, अब आपको हटना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपसे बहुत ताकतवर हूं, तो मैं आपसे हाईली रिएक्टिव हूं। तो दैट इज आयरन ने डिस्प्लेस किसको किया? कॉपर को। इट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और एक एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। लेट अगर मैं एक जिंक एलिमेंट लूंगा प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। देखो ये एक दूसरी एग्जांपल है, यहां पे मैंने कौन सा एलिमेंट लिया? जिंक। इससे पहले था आयरन, अब क्या है? जिंक। अब और क्या यही सोल्यूशन मैंने लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखो ये जिंक और कॉपर, क्या जिंक डिस्प्लेस कर पाएगा कॉपर को? हाँ। देखो जिंक जो है ये हाईली रिएक्टिव है, इसमें बहुत ताकत है, इसमें बहुत क्षमता है, ठीक है। ये आराम से डिस्प्लेस किसको करेगा? कॉपर को। तो ये है हाईली रिएक्टिव, ये है लेस रिएक्टिव। तो तभी मैंने डेफिनेशन में बोला कि एक एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है दूसरे एलिमेंट को, लेकिन दूसरी डेफिनेशन मैंने बोली कि एक हाईली रिएक्टिव, एक एटम जो हाईली रिएक्टिव होगा, ये है हाईली रिएक्टिव, इट डिस्प्लेस द एलिमेंट व्हिच इज लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड, क्योंकि एक कंपाउंड फॉर्म है, एक एलिमेंट फॉर्म है। व्हेयरएज जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें दोनों होते हैं किस फॉर्म में? कंपाउंड फॉर्म। हम आगे देखेंगे। सो इट गिव्स जिंक सल्फेट, और एक कॉपर बेचारा जो कमजोर था, जो क्या था? लेस रिएक्टिव, वो क्या निकला? बाहर, ठीक है।
इसी तरह हमारे पास और एक एग्जांपल है, इट इज लेड Pb प्लस CuCl2, इट गिव्स PbCl2 प्लस कॉपर। ठीक है, देखो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स PbCl2 प्लस कॉपर। देखो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। देखो लेड और कॉपर के दरमियान टक्कर है, लेड और कॉपर के दरमियान जंग है। ये जो है अपने सोल्यूशन फॉर्म में, और ये क्या बेचारा एक अलग एलिमेंट है। अब मैंने इसको डिप किया उसमें, अब ये कॉपर इसको बोलता कि मैं हटने वाला नहीं, ये बोलेगा इसका लेड भाई हटो तुम इससे, क्योंकि अब आपका बॉस आ गया। ठीक है, आप चलने वाला कुछ नहीं है, तो आपको हटना ही पड़ेगा। तो ये लेड जो है ये डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और खुद अपनी जगह लेगा, क्योंकि ये किंग है बॉस, और जो भी बॉस होता है उसको जगह छोड़नी पड़ती है, वहां पे चलता होता कुछ नहीं है। इट गिव्स लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। चलो यहां तक तो आपको समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्चुअली होता है कि धक्का देना। ठीक है, एक एलिमेंट इसको धक्का देता है। अब क्यों, कौन धक्का देगा? धक्का वही देगा जो ताकतवर होगा, जो कमजोर होगा वो कहां धक्का देगा, वो तो चुपचाप करके बेचारा बैठेगा। ठीक है, जो ताकत होगा वही धक्का देगा ना। ठीक है, तो अब मसला ये है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि, अब क्वेश्चन ये है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि कौन एलिमेंट कितना रिएक्टिव है? क्या आपके पास कोई जादू है? ना, मेरे पास कोई जादू नहीं है। आपको कैसे पता चलता है कि, चलो ये तो हमें समझ आया कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। आपने बोला एक एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है, दूसरा क्या है, लेस रिएक्टिव। लेकिन आप हमें बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कितना लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये मुझे पता चला बाय मेटल एक्टिविटी सीरीज। अब सर ये क्या मसला है मेटल एक्टिविटी सीरीज? ये वो सीरीज है जहां पे हमें मेटल दिए जाते हैं, उनमें हमें जो है एक पोजीशन दी जाती है, कौन सबसे टॉप पे है, कौन सबसे नीचे है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो सबसे हाईली रिएक्टिव होंगे वो टॉप पे होंगे, और जो लेस रिएक्टिव होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे बॉटम पे। चलो हम समझते हैं पहले एक्टिविटी सीरीज को, मेटल एक्टिविटी सीरीज को। तो हम समझते हैं पहले मेटल एक्टिविटी सीरीज, वो आपको याद करनी है कौन एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। सो कंप्यूटर जी हमें दिखाए कि मेटल एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ताकि इन बच्चों को समझ आए। ये रही मेटल एक्टिविटी सीरीज आपके सामने। तो ये आ गई हमारे पास मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। देखो जो सबसे टॉप पे है दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे टॉप पे है, ये टॉप लिस्ट पे है ये पोटेशियम। इट इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो क्या है, पोटेशियम। उसके बाद है बेरियम, उसके बाद है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन। देखो अब इस हाइड्रोजन को मैंने क्यों बॉक्स में रखा है, वो इसलिए क्योंकि पोटेशियम से लेकर लेड तक जो भी हमारे पास मेटल्स है दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक यहाँ पे जो है एक बॉक्स में रखा है। ठीक है, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हमारे पास जो पोटेशियम है जो सबसे टॉप लेवल पे है दैट इज इट इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद जो बचे हाइड्रोजन से नीचे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये हमारे पास जो भी एलिमेंट है दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी कि ये एलिमेंट जो है कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। देखो अगर हम बात करेंगे कि लेस रिएक्टिव कौन सा है इसमें, तो वो है प्लेटिनम। हालांकि गोल्ड भी है लेस रिएक्टिव, लेकिन सबसे लेस रिएक्टिव जो है वो क्या है, वो है प्लेटिनम। सो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है और लेस रिएक्टिव कौन सा है। और रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज डाउनवर्ड्स, जब आप नीचे जाओगे ना तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाले हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव, जो जब आप नीचे नीचे जाओगे तो आप वो एलिमेंट देखोगे जो क्या होंगे, सबसे कम रिएक्टिव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दी, इट इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। ये मेरी मर्ज नहीं है कि मैं कोई भी रिएक्शन लिखूं और मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊं ना, ये मेरी मर्ज नहीं है, ये मर्ज है इन एलिमेंट्स की, कौन कितना रिएक्टिव। देखो आप आयरन को ढूंढो, ये रहा आयरन आपके पास, ये है आयरन। आप ढूंढो कॉपर को, ये आपके पास कॉपर। आयरन टॉप लिस्ट पे है और कॉपर जो है वो नीचे है। ऐसा नहीं कि मैं अगर ऐसे लिखूं इट इज CO प्लस FeSO4, आप बनाओगे इसका प्रोडक्ट CuSO4 प्लस Fe, कोई ये भी प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट आप ऐसे नहीं बना सकते, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि इनकी रिएक्टिविटी सीरीज। देखो कॉपर क्या है, कॉपर है लेस रिएक्टिव, और आयरन क्या है, ये हाईली रिएक्टिव। क्या लेस रिएक्टिव, क्या जो कमजोर है वो ताकत उनको धक्का दे पाएगा? अगर मैं कमजोर हूं, यहां से कोई बॉडी बिल्डर है, ठीक है, क्या उसको मैं धक्का दे पाऊंगा? तो नहीं, क्योंकि मैं कमजोर हूं। ठीक है, हालांकि मैं कमजोर नहीं हूं, जो कमजोर होगा वो ताकतवर को धक्का नहीं दे सकता। ये है कॉपर, ये लेस रिएक्टिव,
ये आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, आपको बोलना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, लेकिन आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एलिमेंट रिएक्टिव है उस एलिमेंट से ज्यादा के कम। सो ये मेटल रिएक्टिव सीरीज आपको जरूर याद रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट वी कैन कॉल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने बात की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका क्यों नाम पड़ा है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो पहले इसका पढ़ते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। These are those types of reactions in which two compounds, अब यहाँ एलिमेंट और कंपाउंड की बात नहीं, यहाँ दोनों अब कंपाउंड है। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा, वहां पे एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड था, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स है, ठीक है। रिएक्ट इन सच ए मैनर, वो क्या करते हैं, रिएक्ट दैट दे अंडरगो एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जब भी वो रिएक्ट करते हैं उनमें क्या होते हैं, आयंस एक्सचेंज विथ ईच अदर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, दो कंपाउंड्स, वो दोनों क्या है, सोल्यूशन फॉर्म में। तो जब मैंने उनको बीकर में मिक्स कराने की कोशिश की तो वहां पे जो नए दो कंपाउंड बने, लेकिन वो तब बने जब उनमें क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ टू आयंस, ठीक है। वो आपको क्या होता है एक्सचेंज, वो हम अभी समझेंगे। दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन यूजुअली ओकर इन द सॉल्यूशन फॉर्म इन व्हिच वन ऑफ प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट्स आउट। अब एक कॉमन सेंस है, मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, मैंने उनको बीकर में क्या करवाया, मिक्स, तो वहां पे क्या बने, दो कंपाउंड्स, लेकिन एक कंपाउंड जो होगा वो होगा एज ए प्रेसिपिटेट, ठीक है, वो निकलेगा एज ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है जब हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऑब्वियसली अगर दोनों होते सोल्यूशन फॉर्म में तो आपको नजर नहीं आते, तो ऑब्वियसली एक जरूरी क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और दूसरा क्या वो होता है, सोल्यूशन फॉर्म में। तो आप आराम से देख सकते हो कि हमारे पास दो कंपाउंड्स बने, वन इज एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एंड दूसरा क्या है, सोल्यूशन फॉर्म में। इसलिए इसको कभी कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है इसको कभी कभी कहा जाता है दैट इज व्हाट वी कैन कॉल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम इसको समझेंगे कुछ एग्जांपल के जरिए, एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। तो ये है मेरे पास एग्जांपल, इट इज सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। मेरे पास दो सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन का नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन का नाम है बेरियम क्लोराइड। मैं क्या करता हूं, मैं उनको बीकर में मिक्स करवाता हूं, ठीक है। अब ये होते हैं एक्सचेंज, ठीक है, ये होते हैं, ये उसके साथ एक्सचेंज होता है, ये इसके साथ एक्सचेंज होता है। आप देखो बेरियम एंड सोडियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है दैट इज बेरियम, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्यों होगी, अदरवाइज ये तो बीकर में ठीक थे ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये इसलिए डिस्प्लेस करेंगे क्योंकि बेरियम जो है ये बहुत ताकतवर है, ठीक है। ये सोडियम को बोलेगा बेटा तू तमीज से हट, ठीक है, तू तमीज से हट, क्योंकि मैं आपसे बहुत ताकतवर हूं, मुझ में बहुत टेंडेंसी है, मुझ में बहुत कैपेसिटी है, मुझ में बहुत एबिलिटी है आपको डिस्प्लेस करवाने की। तो ये बेरियम जो है, जब बेरियम डिस्प्लेस करेगा किसको, सोडियम को, ठीक, एक बात। लेकिन सोडियम जब हट गया, जब सोडियम डिस्प्लेस हुआ तो इसने किसकी जगह ली, इसने वापस ली जगह किसकी, क्लोरीन की। मेरी बात समझिएगा आप, इट इज बेरियम क्लोराइड, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसने डिस्प्लेस करवाया किसको, सोडियम को, तो खुद कहां ली जगह, सल्फेट के साथ बन गया बेरियम सल्फेट। अब जो ये सोडियम ये कहां जाएगा, ये ऑब्वियसली इसके पास तो एक ही जगह है ना, दैट इज Cl2। अब सोडियम वापस जाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो इसका मतलब एक्सचेंज हो रहा है, बट इन टू आयंस, ये इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, ये इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है। देखो सोडियम हो रहा है एक्सचेंज बेरियम के साथ, बेरियम होता है एक्सचेंज सोडियम के साथ, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेस हो रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, लेकिन क्या डबल क्या हो रही है, सोडियम कर रहा है डिस्प्लेस बेरियम को, बेरियम कर रहा है डिस्प्लेस सोडियम को, इसलिए इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ टू आयंस। अब ये हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड कम्स आउट एज ए प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये क्या आता है एज ए प्रेसिपिटेट। क्योंकि अगर ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं आता, अगर ये दोनों होते सोल्यूशन फॉर्म में, तो आपको नजर नहीं आता है कौन सा कंपाउंड बना और कौन सा कंपाउंड नहीं बना। तो जब एक आएगा प्रेसिपिटेट फॉर्म में, एक आएगा इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में, तो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। हम इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, इट इज सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड, it gives AgCl
प्लस NaNO3। मेरे पास एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड, इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3 दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। देखो मसला क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, सोल्यूशन फॉर्म है, ये भी सोल्यूशन फॉर्म है, ये भी सोल्यूशन फॉर्म है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड नहीं है जो कि हमने देखा किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ पे दोनों क्या है, कंपाउंड, और दोनों क्या है, सोल्यूशन फॉर्म में। अब जो ही मैंने इनको बीकर में मिक्स करवाया, अब देखना है हमें कि ये डिस्प्लेस क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोडियम जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। ये किसकी जगह लेगा, सिल्वर की जगह। इसने क्या लिया, जब ये सोडियम होगा डिस्प्लेस, जब ये सोडियम जो है डिस्प्लेस किसको करेगा, सिल्वर को, इट फॉर्म्स NaNO3। लेकिन ये सिल्वर है ये कहां जाएगा, ये जाएगा किसकी जगह, क्लोरीन की जगह, जो सोडियम ने खाली की है, तो बन गया AgCl। सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ टू आयंस। सो इसलिए इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब ये जो AgCl है, इट कम्स आउट एज ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, इज ए इनसॉल्युबल सॉलिड। तो ऑब्वियसली अगर एज ए प्रेसिपिटेट आएगा, हम इसको फिल्टर कर सकते हैं आराम से, और ये दूसरा क्या रहेगा, सोल्यूशन फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में। तो इसलिए इसको कहा जाता है दैट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड क्या आता है, एज ए कम्स आउट एज ए प्रेसिपिटेट, और दूसरा आता है एज ए सोल्यूशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम कभी कभी क्या बोलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहां पे एक एलिमेंट रिप्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को, लेकिन फ्रॉम इट इज कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे क्या, इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, वहां पे दोनों क्या होते हैं, सोल्यूशन फॉर्म में। सो दिस वाज ऑल अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। It involves addition of oxygen to a substance. So मेरे पास कोई भी substance A, B, C कुछ भी। So मेरे पास कोई भी substance like A, B, C up to Z, कोई भी element, कोई भी substance मेरे पास होगा। So मैं इसमें ऐड क्या करूंगा, ऑक्सीजन। So जब भी किसी substance को ऐड करूंगा मैं, ऑक्सीजन is known as oxidation reaction. Not only this, और removal of hydrogen from a substance, या कोई substance आप देखोगे जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, आप देखोगे कोई सबस्टेंस जिसमें ऐड होता है ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कोई चीज आप देखोगे कि जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव, तो इट्स आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द सबस्टेंस व्हिच प्रोवाइड्स और ऑफर्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सबस्टेंस जो हमें प्रोवाइड करे, जो हमें ऑफर करे ऑक्सीजन टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि ये स्टेटमेंट है, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डज मीन ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डज मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद सम ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। जो मेरे पास पहले एग्जांपल है, इट इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। मेरे पास एक सबस्टेंस कॉपर, ठीक है, मैंने इसमें ऐड क्या किया, ऑक्सीजन, इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड। सो एक सबस्टेंस को जब मैं ऐड करूंगा ऑक्सीजन, सो इट गिव्स कॉपर ऑक्साइड, बट इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे पास और एक एग्जांपल है, इट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे पास एक सबस्टेंस है मैग्नीशियम, मैंने इसमें ऐड किया ऑक्सीजन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो सर हमें ये भी समझ नहीं आया। हम बात करते हैं जिंक की, मैंने इसमें ऐड किया ऑक्सीजन, इट गिव्स जिंक ऑक्साइड। मेरे पास एक सबस्टेंस A, B, C कुछ भी, मैंने इसमें ऐड किया ऑक्सीजन, इट गिव्स क्या, जिंक ऑक्साइड, बट इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो सर हमें ये भी समझ नहीं आया। हम बात करते हैं किसकी, अल्युमिनियम की, इज अल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स Al2O3। एक सबस्टेंस मैंने इसमें ऐड किया ऑक्सीजन, ठीक है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो सर ये भी समझ नहीं आया। हम बात करते हैं आयरन की, आयरन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स फेरिक ऑक्साइड। सो यहां पे मेरे पास आयरन प्लस ऑक्सीजन, एक सबस्टेंस, ये कुछ भी हो सकता है, A, B, C, D अप टू Z, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसमें ऐड क्या किया, ऑक्सीजन, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ये सारी रिएक्शन जो आपके सामने है, दे आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। मेरे पास और एक एग्जांपल है, इट इज CH3CH2OH, इट गिव्स CH3CHO प्लस H2। देखो यहां तो आप फंस गए। मेरे पास है एथेनॉल, इज अल्कोहल, ठीक है,
सो यहाँ तो ऑक्सीजन कहीं नहीं है, यहाँ पे आप नहीं देख सकते यहाँ पे कुछ ऐड हुआ, यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं नहीं है जो वहां पे ऐड हुआ है। सर क्या ये ऑक्सीडेशन है ना? देखो जब भी स्टूडेंट से यूजुअली पूछा जाता है व्हाट डज मीन ऑक्सीडेशन, तो इनका यही जवाब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो है ऑक्सीडेशन, बट इट इज नॉट ए सफिशिएंट डेफिनेशन, इट इज नॉट ए साइंटिफिक डेफिनेशन। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेरे पास क्या है, एथेनॉल इज अल्कोहल। सो यहाँ पे जो है रिमूव हुआ हाइड्रोजन, एंड जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट वी कैन कॉल एज फॉर्मल्डिहाइड। मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ, प्रोडक्ट कुछ भी हो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं इंटरेस्ट किसमें हूँ, हाइड्रोजन। सो जब भी कोई सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस जो हमें देगा क्या, हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो सर हमें ये भी समझ नहीं आया, हम बात करते हैं H2S की। इट गिव्स हाइड्रोजन प्लस S2। अरे H2S क्या होता है, इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, मेरे पास H2S है, इसने क्या रिमूव करवाया, हाइड्रोजन। सो कोई भी सबस्टेंस जहां पे रिमूव होता है हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट वी कैन कॉल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन नटशेल मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज नोन एज व्हाट वी कैन कॉल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है, देखो अब मसला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे हम बोलते हैं। यह कॉपर ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, या एल्युमिनियम ऑक्साइड, या फेरिक ऑक्साइड। देखो इस कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या टेंडेंसी है, इसमें टेंडेंसी है कि ये ऑक्सीजन दे सकता है, क्योंकि अवेलेबल क्या है ऑक्सीजन। सो कैसे देगा है, इट इज Cu+O2। मैं इस ऑक्सीजन में इंटरेस्ट हूं। सो कोई भी सबस्टेंस जो मुझे प्रोवाइड करे, जो मुझे ऑफर करे, जो मुझे देगा क्या, ऑक्सीजन। सो इसमें जो टेंडेंसी है, इसमें जो कैपेसिटी है, इसमें जो एबिलिटी है, इसमें जो पावर है, क्या पावर है सर इसमें, इसमें पावर है कि ये ऑक्सीजन देता है, और जो ऑक्सीजन देगा इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो सर ये भी समझ नहीं आया, हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसमें क्या टेंडेंसी है, ये मुझे दे सकता है मैग्नीशियम, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूं, मैं इंटरेस्ट हूं इस ऑक्सीजन में। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे देगा ऑक्सीजन। सो वो कोई सबस्टेंस जो मुझे प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये मुझे देगा ऑक्सीजन। मेरे पास है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये मुझे देगा ऑक्सीजन। सो इन नटशेल में मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कोई सबस्टेंस जो आपको ऑफर करे, जो आपको देगा, जो आपको क्या देगा, ऑक्सीजन। सो जो भी आपको ऑक्सीजन देगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन कॉल एज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डज मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो लेट अस स्विच टू रिडक्शन एंड व्हाट डज मीन रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं व्हाट डज मीन रिडक्शन। सो इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टेंस। मेरे पास कोई सबस्टेंस है, इसमें ऐड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। सो किसी भी सबस्टेंस अगर ऐड हो रहा है हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इतना ही नहीं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस। मेरे पास एक सबस्टेंस है, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, ये मेरे पास एक सबस्टेंस है, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, इट इज आल्सो व्हाट वी कैन कॉल एज रिडक्शन। ठीक है, ये हम समझेंगे एग्जांपल के जरिए। The substance which provides or offers hydrogen for reduction is known as a reducing agent. वो कोई सबस्टेंस जो आपको देगा क्या, हाइड्रोजन, वो कोई सबस्टेंस जो आपको प्रोवाइड करेगा, जो आपको ऑफर करेगा, जो आपको देगा क्या, हाइड्रोजन, इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद सम ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। मेरे पास जो पहली एग्जांपल है, इट इज कॉपर ऑक्साइड, इट गिव्स Cu+ ऑक्सीजन। देखो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, इसमें क्या टेंडेंसी है, ये ऑक्सीजन देगा, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन कॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, लेकिन जब मेरे पास रिमूव होगा ऑक्सीजन, देखो ये क्या है, मेरे पास कॉपर ऑक्साइड। सो मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता हूं, आप देख सकते हो ये कॉपर ऑक्साइड, और इसमें क्या फर्क है, इसमें यही फर्क है, इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। सो इसका मतलब ऑक्सीजन लॉस हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। सो जब भी ऑक्सीजन लॉस होगा, जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगा फ्रॉम ए सबस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है सर, ये भी हमें समझ नहीं आया। मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट गिव्स मैग्नीशियम+ ऑक्सीजन। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। सो जब भी कोई भी सबस्टेंस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। इतना ही नहीं, देखो
मेरे पास है CH3CHO, इट्स कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, प्लस मेरे पास है हाइड्रोजन, इट गिव्स CH3CH2OH। मेरे पास एक सबस्टेंस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, मैंने इसमें ऐड किया हाइड्रोजन। नाउ रिडक्शन का खाली इतना मतलब नहीं होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज आल्सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मेरे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, मैंने इसमें ऐड किया हाइड्रोजन, इट गिव्स एथेनॉल, सो इट इज आल्सो व्हाट वी कैन कॉल एज रिडक्शन, ठीक है। नाउ इसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट डज मीन रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे हम बोलते हैं? देखो ये जो मेरे पास है एथेनॉल CH3CH2OH, इसमें क्या टेंडेंसी है? जो मेरे पास एथेनॉल है इसमें क्या टेंडेंसी है, इसमें क्या कैपेसिटी है? इसमें टेंडेंसी एक ही है, ये हाइड्रोजन आपको देगा, the substance which provides, which offers, which gives। so ये मेरे पास एक सबस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। इसमें टेंडेंसी ये है कि ये मुझे हाइड्रोजन देगा, वो कोई सबस्टेंस जो मुझे हाइड्रोजन देगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इट इज CH3CHO प्लस H2, क्योंकि अगर ये वापस हो ना कन्वर्ट किसमें, CH3CHO प्लस H2, इसका मतलब इसमें कैपेसिटी क्या है, ये मुझे हाइड्रोजन देगा। और जो भी हाइड्रोजन देता है ना, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो CH3CH2OH जो है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपको ऑफर करता है, ये आपको प्रोवाइड क्या करता है, हाइड्रोजन। So this was all about what we can call as reduction and reducing agent। लेकिन अब एक मसला है, अभी तक हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, उसके बाद हमने पढ़ा रिडक्शन, लेकिन ये प्रोसेस कभी अलग अलग नहीं होती है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसके साथ साथ रिडक्शन भी होगा। तो अब मैंने आपको क्यों समझाया अलग अलग, अगर मैं आपको ये नहीं समझाता अलग अलग तो मे बी आपको ये चीजें समझ नहीं आती। अदरवाइज क्या होता है कि कोई प्रोसेस जब स्टार्ट होती है उसमें अगर होती है ऑक्सीडेशन तो साइमल्टेनियसली उसमें क्या होती है, रिडक्शन। देखो कोई भी प्रोसेस जो है अगर उसमें होगी ऑक्सीडेशन लेकिन साइमल्टेनियसली उसमें क्या होगी, रिडक्शन। दैट मींस पहले अगर होगी ऑक्सीडेशन उसके बाद ये होगी रिडक्शन, दे ओकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरे पास एग्जांपल है, इट इज CuO प्लस H2, it gives Cu plus H2O। अब मेरी बात आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो कॉपर ऑक्साइड जो है, ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये किसमें कन्वर्ट हुआ है, ये हुआ कन्वर्ट कॉपर में। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड में रिमूव हुआ है क्या, हाइड्रोजन, सॉरी इसमें क्या रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन। सो वो कोई सबस्टेंस जहां पे रिमूव होता है क्या, वो कोई सबस्टेंस जहां पे रिमूव होता है ऑक्सीजन, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। सो यहां पे हम लिखेंगे रिडक्शन, ठीक है। लेकिन आप कभी नहीं देखोगे अगर किसी प्रोसेस में रिडक्शन होता है तो इसमें साथ साथ क्या होगी, ऑक्सीडेशन भी, ठीक है। अब मैंने आपको इसलिए अलग अलग डिस्कस किया ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। अब देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये मेरे पास जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, जो मेरे पास हाइड्रोजन है इसमें क्या ऐड हुआ है, इसमें ऐड हुआ है ऑक्सीजन। सो वो कोई सबस्टेंस जिसमें ऐड होता है ऑक्सीजन उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो आप, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो वन इज रिडक्शन एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन। सो इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स क्यों बोलते हैं इसको, देखो रिडक्शन मीन्स यहाँ जो अल्फाबेट लिए गए इट्स रेड RED, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अल्फाबेट लिया गया इट्स OX, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे ऑक्सीडेशन भी होती है, जहां पे रिडक्शन भी होती है। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। चलो सर हमें ये भी समझ नहीं आया, हम डिस्कस करेंगे अनदर एग्जांपल। मेरे पास और एक एग्जांपल है, इट इज जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखो मेरे पास है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन। देखो अगर मैं जिंक ऑक्साइड को कंपेयर करूं इसके साथ, मुझे बोलो ये जिंक ऑक्साइड है, ये मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ आया कि इसमें लॉस क्या हुआ है, ऑक्सीजन, इसमें रिमूव क्या हुआ है, ऑक्सीजन। सो जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगा या लॉस होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन।
तो यहां पे लिखेंगे हम रिडक्शन, इट इज रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, कार्बन में ऐड क्या हुआ है, ऑक्सीजन। यहां तो पहले ऑक्सीजन नहीं था, यहां पे था कार्बन, कार्बन को ऐड क्या हुआ है, ऑक्सीजन। सो जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन। सो यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडेशन। सो आप लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसमें पहले रिडक्शन, उसमें उसके बाद ऑक्सीडेशन। सो जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहां पे रिडक्शन होगी, जहां पे रिडक्शन होगी वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ये साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, रन। सो इसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो अब एक पॉइंट है, हम ये भी बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो चीज हम यहां नहीं डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर वहां पे क्या पढ़ना है हमें, वहां पे पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोलिसिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस में समझेंगे हम कि व्हाट डज मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट डज मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।